अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने सनलाइज के एडुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे और खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है ड्रामा। क्या है? ड्रामा। तो आज क्लास में बहुत सारा ड्रामा होने वाला है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? ड्रामा। ड्रामा बहुत ही अहम टॉपिक है। इससे पहले हमने अफसाने के बारे में पढ़ा है। आज हम अफसाने के बाद क्या लेकर आए हैं दोस्तों? ड्रामा लेकर आए हैं। ड्रामा के बाद नावल वगैरह जो भी आपकी नसरी असनाफ है, बारी बारी सबको पढ़ाएंगे। ये जो टॉपिक है दोस्तों आज हम पढ़ाने वाले हैं, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों के ही काम आने वाला टॉपिक है। ज़्यादा इसके बारे में कोई डिटेल में हम बयान नहीं करेंगे। यानी ऐसा टॉपिक है जो तीनों ही स्टेटस में आने वाला है। इसका मतलब थर्ड ग्रेड वालों को भी बहुत डीपली बातों को समझाया गया है। आप अच्छी तरह से टॉपिक को क्लियर करेंगे, अच्छी तरह बातों को समझेंगे तो इंशाल्लाह आपका कोई भी सवाल कहीं से छूटने वाला नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड वालों की भी के लिए समझता हूँ ये टॉपिक सफिशिएंट है, इतना ही आपके टॉपिक आएगा। सेकंड ग्रेड वालों को पता ही है, वो फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड के बीच में पैरेलल है। यानी आप समझ लीजिए आपका इससे बाहर कोई सवाल आने वाला नहीं है। कोशिश की गई है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की। आपको इससे पहले वाली क्लास कैसे लगी वो भी आप मुझे कमेंट में बताते रहें और बताइए कि उस क्लास में आपको कोई समझ में बात नहीं आई हो, कोई क्यूरी हो तो आप मुझे बताइए, ताकि इंशाल्लाह आने वाली क्लास में उसके लिए कुछ बेहतर उसके लिए किया जाए। हाँ, इस संडे को क्लास नहीं आई थी। आप सभी के बाद में कमेंट्स आए थे, काफ़ी के व्हाट्सएप पर मैसेज आ गए थे, सर संडे को क्लास क्यों नहीं? तो देखिए, हफ्ते भर काफ़ी क्लासेस का शेड्यूल रहता है, तो उससे काफ़ी बहुत सारे काम मेरे से डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो अब आपकी क्लास कंटिन्यू रेगुलर क्लासेस आपके चलाने के लिए संडे का मुझे गैप चाहिए होता है। तो इंशाल्लाह अब संडे का आपका हॉलीडे रहेगा, छुट्टी रहेगी। संडे को कोई क्लास नहीं आएगी, लेकिन इंशाल्लाह सोमवार से शनिवार तक आपकी क्लास डेली 4 बजे यानी हर हालत में आपकी क्लास आ ही जाएगी। इसके अलावा थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है, थर्ड ग्रेड की जो क्लास है, उसी क्लास को फिलहाल हम मर्ज करके पढ़ा रहे हैं। दोनों टॉपिक ऐसे ले रहे हैं जो दोनों क्लास में काम आ सके। इंशाल्लाह जब ऐसा मैटर होगा कि थर्ड ग्रेड के लिए अलग से कोई टॉपिक पढ़ाने होंगे तो इंशाल्लाह 8 बजे क्लास उनके लिए लगाई जाएगी। क्योंकि मैंने पैनल बोर्ड लगाया था, एक पैनल लगाया था, एक पोल लगाया था। उस पोल में मैंने टाइम पूछा था 5, 6, 7, 8 कौन सा टाइम आपके लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे ज़्यादा वोटिंग 8 बजे के लिए आई है। अब रहा इशू कि सर मेरा नमाज का टाइम है, मेरे खाने का टाइम है, मेरे बाज़ार का टाइम है। हाँ, सभी का टाइम अलग अलग हो सकता है। तो जब आपको फुर्सत मिले फिर आप चाहें जब क्लास देखें, वो फिर आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ये बात 8 बजे के लिए आपको लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए, प्रीमियर क्लास ज्वाइन करने के लिए इसलिए आपको बार बार कहा जाता है कि प्रीमियर क्लास में आप जो भी कमेंट नीचे लाइव चैट में करते हैं तो मैं उनका जवाब हाथों हाथ दे पाता हूँ। अदरवाइज़ आपके दूसरे कमेंट कई बार रह जाते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता। बहरहाल चलो बातों का सिलसिला ही ख़त्म करते हैं, तो ज़्यादा बातों को नहीं करते हैं। मेरी बातों से बहुत लोगों को एलर्जी भी है। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक है ड्रामा। सबसे पहले हम लफ्ज़ के बारे में बात करते हैं। ड्रामा। ड्रामा जो लफ्ज़ है, आपने कहीं देखा होगा ड्रामा में मीम अलिफ माल देखा होगा और नीचे मैंने ड्रामा में हा भी लगाया है। कहीं आपने मीम और हा देखा होगा। कहने को दोनों ही लफ्ज़ दुरुस्त हैं। ड्रामा में अलिफ लगाएं तो भी दुरुस्त है, हा लगाएं तो भी दुरुस्त है, लेकिन अलिफ वाला ज़्यादा दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि ड्रामा ना तो अरबी का लफ्ज़ है, ड्रामा ना ही फ़ारसी का लफ्ज़ है। और अरबिक और फ़ारसी लफ्ज़ जो होते हैं यही लफ्ज़ में आखिर में हा लगाई जाती है। और चूँकि ड्रामा ना तो अरबी और ना ही फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसलिए अलीफ लगाना इसमें ज़्यादा दुरुस्त और ज़्यादा मुनासिब रहेगा। आप भी इस बात का ख्याल रखें। चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। ड्रामा लफ्ज़ यूनानी ज़बान के लफ्ज़ ड्राओ से माखूज़ है और ड्रामा के मानी अमल करके दिखाना यानी एक्शन के हैं। यूनानी लफ्ज़ में, यूनानी डिक्शनरी में ड्राओ एक लफ्ज़ है। कौन सा लफ्ज़ है? ड्राओ। ड्राओ का मतलब होता है एक्शन। ड्राओ का मतलब होता है एक्शन। हिंदी में उसका मतलब होता है करके दिखाना। उसी ड्राओ से निकला है ड्रामा। उसी ड्राओ से क्या निकला है? ड्रामा। इसका मतलब यूनान के लफ्ज़ ड्राओ से निकला, इसका मतलब ड्रामा निकला कहाँ से है? यूनान से ही निकला है। आपको ये बात भी दिमाग में रखनी है कि ड्रामा की शुरुआत ही कहाँ से हुई है? यूनान से हुई है। उसके बाद हिंदुस्तान में आया है। हालांकि बाकी जो असनाफ है, बाकी जो सिनफ है, हम जब गज़ल के बारे में पढ़ते हैं, हम जब मसनवी के बारे में पढ़ते हैं, मर्सिया के बारे में पढ़ते हैं, अफसाना के बारे में पढ़ते हैं, दास्तान के बारे में पढ़ते हैं, तो हम यही कहते हैं कि ये सब चीज़ें ईरान से आई है। कभी कहते हैं हम अरबी ज़बान से आई है, अरब से आई है। यही बात हम बार बार कहते हैं। लेकिन ड्रामा एक ऐसी सिनफ है दोस्तों, ये अरबिक और फ़ारसी दोनों ज़बान से नहीं है, बल्कि कहाँ से आई है? यूनान से आई। कहाँ से आई है? यूनान से आई है। किसी कहानी या वाक़े को किरदारों की मदद से नाज़रीन के सामने अमलन पेश करना ही ड्रामा है। किरदारों का, एक्टरों का करके दिखाना, किसी चीज़ को ना सिर्फ लिखना पढ़ना बल्कि करके दिखाना, अमल करके दिखाना क्या कहलाएगा? ड्रामा कहलाएगा। आज जो हम टीवी सीरियल्स
आप लोग जो देखा करते हैं, आप लोग जो टीवी सीरियल्स देखा करते हैं, ये क्या है, सभी ड्रामा के प्रकार हैं नए ज़माने के। ये क्या है, नए ज़माने के ड्रामा के प्रकार हैं। कुछ बातें हैं, जान लीजिए, फिर मैं आपको पॉइंट आउट करके सब चीज़ें समझा दूंगा। सिर्फ आप सुन लीजिए इन बातों को ताकि आपके काम आएगी आगे। अफसाना और नावल मगरिब की देन है। उर्दू में अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी और नावल की इब्तदा 19वीं सदी में हुई। ठीक है, नावल की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? मगरिब से होती है। नावल भी कहाँ से आया है? मगरिब यानी पश्चिमी सभ्यताओं से आया है, वेस्टर्न कल्चर से आया है। अफसाने की तो नावल की शुरुआत कहाँ से होती है? 19वीं सदी से, और अफसाने की शुरुआत होती है 20वीं सदी से। ड्रामे की इब्तदा के बारे में मुहक्किकीन का इख्तलाफ है, आपस में विरोध है। एक गिरोह का मानना है कि ड्रामा मगरिब की देन है। एक गिरोह का मानना है कि ड्रामा मगरिब की देन नहीं है बल्कि मशरिक की देन है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की पैदावार है। संस्कृत ज़बान में सदियों पुराने ड्रामे के वजूद का पता चलता है और इसी ज़बान में ड्रामे के इब्तदाई नुकूश मिलते हैं। एक लफ्ज़ आया था सर, नुकूश किसे कहते हैं? नुकूश जमा है नक्शे की। नुकूश जमा है नक्शे की। नक्श कहते हैं चिन्ह को। पुराने नमूने मिला करते हैं। नुकूश का मतलब पुराने नमूने कहाँ मिलते हैं? हिंदुस्तान में मिलते हैं। एक ग्रोह ये कहता है, लेकिन दूसरा ग्रोह इस बात को तस्लीम करता है कि ड्रामे की इब्तिदा मगरिब और खुसूसन यूनानी शहर से हुई है और यूनान में हिंदुस्तान से भी पहले तफरीह मशागिल के सिलसिले में ड्रामे खेले जाते थे। तो दो ग्रोह बढ़ गए, एक कहता है हिंदुस्तान से पैदा हुआ है और एक कहता है यूनान से पैदा हुआ है। अब इस चीज़ में क्या है? विरोध है, इख्तलाफ है दोनों में, लेकिन आगे बताएंगे आपको। ड्रामा अदब की अहम तरीन असनाफ में शुमार होता है। ड्रामा की तारीफ सबसे पहले यूनान के मशहूर फ़लसफ़ी और नक़ाद कहते हैं तनकीद निगार को, अरस्तु ने अपनी मशहूर किताब बूतिका में की है, जिसमें उन्होंने ड्रामे को इंसानी अमाल की नकल करार दिया है। ये नक़ाली दरअसल अपने मखसूस मानी में ज़िंदगी की अक्कासी का नाम है। ड्रामा खुद ज़िंदगी नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी को पेश करने का ज़रिया है। ड्रामा अदब की एक ऐसी सिन्फ है जिसमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मज़ाहिर को अशख़ास और मुकालमों के वसीले से अमलन पेश किया जाए। ड्रामा निगारी में स्टेज, अदाकार और तमाशाई को मद्देनज़र रखा जाता है। तमाशाई, तमाशा देखने वाले। ये सब बातें दोस्तों आपको क्या रखनी है? जहन में रखनी है। अब बात करते हैं पॉइंट आउट, सारी बात कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ पे एंड होता है, आप इसको चेक करिए। सबसे पहले अरस्तु के नज़दीक ड्रामा इंसानी अफ़आल की नकल का नाम है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ड्रामा इंसानी अफ़आल की नकल का नाम है, ड्रामा नकल का नाम है, इंसान की हरकतों की नकल का नाम है, किसी भी तरह घुमा फिरा कर दे दिया जाता है। जब नकल की बात की जाती है तो ये बात किसने कही दोस्तों? अरस्तु ने कही। किसने कही है? अरस्तु ने कही है, जो कि यूनान के हैं, फ़लसफ़ी हैं। कौन है? फ़लसफ़ी है, नक़ाद है, तनकीद निगार हैं। ड्रामे की इब्तिदा दुनिया के दो बड़े मुल्कों में, यूनान और हिंदुस्तान में हुई है। दोनों जगह से इसको माना जा सकता है, पर दोनों मुल्कों के अपने अपने उसूल थे। अगर हिंदुस्तान वाले ये कहते हैं कि हिंदुस्तान से पैदा हुआ है तो हाँ, हिंदुस्तान के उसूल अलग थे, और अगर यूनान वाले कहते हैं कि हमने शुरू किया है तो यूनान के उसूल थोड़े अलग थे। तो हम यूनान के दो उसूल जान लेते हैं, उनके नियम कायदे कानून जान लेते हैं, और उसके बाद हिंदुस्तान की बातों को हम अलग से करेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान ही है, हमें ज़्यादातर यहीं के बारे में जानना है, लेकिन रफली आइडिया वहाँ से भी लेना है, क्योंकि वहीं से शुरुआत इसकी होती है। पहले बात करते हैं यूनान की। यूनान में ड्रामे के उसूल अरस्तु ने अपनी तसनीफ़ बूतिका में बयान किए हैं। बूतिका उनकी तसनीफ़ है, लिखा है उसमें। क्या क्या लिखा है उसमें? बूतिका का उर्दू में तर्जुमा अज़ीज़ अहमद ने फ़न शायरी के नाम से भी किया है। ऐसा नहीं बूतिका से यूनान में लिखी गई है, अज़ीज़ अहमद ने फ़न शायरी के नाम से इस तसनीफ़ का क्या किया है? तर्जुमा, ट्रांसलेशन कर दिया है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में ड्रामे के उसूल सबसे पहले भरत मुनि ने वज़ा किए और अपनी तसनीफ़ नाट्य शास्त्र में पेश किया। ये क्या है? नाट्य शास्त्र, हिंदी में लिखते हैं ना, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र उन्होंने किताब लिखी, उसमें इन सारी बातों को भरत मुनि ने लिखा है कि ड्रामे कैसे लिखे जाते थे। अब भरत मुनि ने ड्रामे के 5 उसूल वज़ा किए हैं। आपको सिर्फ रफली आइडिया रखना है चीज़ों का, इनको ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें, याद करने की चीज़ें नीचे ज़्यादा आएगी। आपको सिर्फ रफली आइडिया रखना है कि कैसे कैसे बातों को कैसे इन्होंने रुख पकड़ा है, कैसे इन चीज़ों का हमें आगे याद रखना है। भरत मुनि बताते हैं, ड्रामे के 5 उसूल बताते हैं भरत मुनि। कौन कौन से बताते हैं? लिबास, दूसरा आवाज़, तीसरा आज़ा जिस्म की हरकत, चौथा रक़्स और पाँचवा मौसीकी। पहला लिबास यानी कि वेशभूषा, कपड़े ड्रामे में कैसे होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा तो अमल की निशानी है, ड्रामा तो अमल करके दिखाया जाता है, तो इसमें सभी चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है। सिर्फ लिखने लिखाने की बात नहीं है, यहाँ पर तो करके दिखाना है, यहाँ पर तो करके दिखाना है। तो पहला उसूल क्या बताता है? लिबास। दूसरा आवाज़,
आवाज़ का मतलब मुकालमा, बोलना, चलना, उतार चढ़ाव, ज़ेर बम, सभी चीज़ें। आ जाए जिस्म की हरकत, एक्शन करके दिखाना। युद्ध चल रहा है तो कैसा एक्शन होना चाहिए, इश्क मोहब्बत की बात चल रही है तो कैसा एक्शन होना चाहिए, जब कोई वार्तालाप हो रहा है, कोई गहरी कोई मजलिस लगे तो कैसा हाव भाव होने चाहिए। तो जिस्म की हरकत हाव भाव से मुराद ले सकते हैं। चौथा है रक्स। रक्स का मतलब होता है नाच गाना, नाचना। रक्स का मतलब नाच। और मौसीकी का मतलब होता है संगीत। म्यूज़िक की भी ड्रामा में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ा करती है। लेकिन भरत मुनि ने ड्रामे के दो बड़े हिस्से बताए हैं। ड्रामे के दो बड़े हिस्से होते हैं, एक होता है रूप, एक होता है प्रकाश। एक होता है रूप, एक होता है प्रकाश। रूप के जेल में दो जुज आते हैं, एक होता है भाव, एक होता है रस। एक होता है भाव, एक होता है रस। ये किस में आते हैं? रूप में। लेकिन प्रकाश में, प्रकाश के जेल में 8 जुज आते हैं। रूप में तो 2 आते हैं, भाव और रस। प्रकाश में 8 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मोहब्बत, नफ़रत, शुजाअत, ज़राफ़त, हैरत, गम, गुस्सा और खौफ। मोहब्बत, नफ़रत आप जानते हैं, शुजाअत जानते हैं, ज़राफ़त हंसी मजाक को कहते हैं, हैरत अचंभे को कहते हैं, आश्चर्यचकित होना, गम यानी दुख होना, गुस्सा यानी क्रोध, और खौफ यानी घबराहट यानी खौफ यानी डर। अरस्तु ने ड्रामे के 6 उसूल बताए हैं। पहले बात की जाती है भरत मुनि की, उन्होंने बताए 5। वापस देख लीजिए, उन्होंने कितने बताए? 5। लिबास, आवाज़, आ जाए जिस्म की हरकत, रक्स और मौसीकी। लेकिन बात हम किसकी करते हैं? अरस्तु की, क्योंकि मैटर वहीं से शुरू होता है। अरस्तु ने ड्रामे के 6 उसूल बताए हैं। यही उसूल अज्जाए तरकीबी भी कहलाते हैं। कौन कौन से 6 हैं? वाक़या, किरदार, मुकालमा, मरकज़ी ख्याल, मौसीकी और आराइश। आराइश का मतलब स्टेज की साजो सजावट, ठीक है। ये उन्होंने 6 उसूल बताए हैं। लेकिन ज़्यादातर बुकलेट्स वगैरह में, ज़्यादातर किताबों में, ज़्यादातर चीज़ों में इन 6 में थोड़ा सा फेरबदल, थोड़ा सा क्या है? फेरबदल है। अगर आपसे पूछा जाए कि अरस्तु के नज़दीक अज्जाए तरकीबी कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आपको ये 6 नाम ही याद रखने हैं। वाक़या, किरदार, मुकालमा, मरकज़ी ख्याल, मौसीकी और आराइश, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली ड्रामे के अज्जाए तरकीबी कितने होते हैं, तो आपको बताना है 6 ही बताने, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, लफ्ज़ों में थोड़ी हेरफेर है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। चीज़ें वो की वही उसमें बयान की गई है। प्लाट, नफ्स मज़मून, किरदार, मुकालमे, मौसीकी और बसरी मवाद। अब ये चीज़ें क्या है दोस्तों? ये चीज़ें क्या है, इनके बारे में बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, पर मैं आपको वर्बली यही बता देता हूँ सारी बात, ताकि आप आगे बहुत ज़्यादा धक्के ना खाएं। पहली है प्लॉट। प्लॉट किसे कहते हैं? तरतीब को। किसे कहते हैं? तरतीब को। कहानी का सिस्टम कैसे चलेगा, कहानी कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पर जाकर खत्म होगी, कहानी का सीक्वेंस क्या रहने वाला है, कैसे कैसे कौन से मोड आने वाले हैं, कहानी में कैसी टाइम पे कहाँ से कैसे सस्पेंस ओपन करना है, वो सब बातों की तरतीब, एक सिस्टमैटिक बनाना, ये किस में आता है दोस्तों? प्लॉट में। किस में आता है? प्लॉट में। इसका प्लाट भी हिंदी में, उर्दू में प्लाट कहते हैं, प्लॉट है। क्या है? प्लॉट। दूसरा है नफ्से मजमून। नफ्से मजमून का मतलब होता है कि ड्रामा किस अंदाज में लिखा गया है, उसका केंद्रीय ख्याल यानी केंद्रीय बिंदु क्या है, उसका मरकजी ख्याल क्या है, ड्रामा आपको क्या बताना चाहता है। ये बात आप भी जानते हैं, कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई अफसाना, कुछ भी हो, एक मैसेज छोड़ता है, एक मैसेज आपके लिए छोड़ा करता है। या तो खुशी की बात हो, कोई गम की बात हो, कोई सस्पेंस की चीज़ होती है, कोई कॉमेडी की चीज़ होती है ना। तो उसका फॉर्म क्या है? कॉमेडी लेवल पे लिखा गया है, सैड लेवल पे लिखा गया है, एक्शन है, थ्रिलर है, क्या चीज़ें हैं, वो उसका नफ्से मजमून कहलाया करता है। बात करते हैं किरदार। किरदार ये सब चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ अफसाने वाले में, ठीक है। इसलिए आपको सब चीज़ें वापस इसलिए वर्बली ही बता रहा हूँ, ताकि आप सब चीज़ों के बारे में पहले जानते हैं। उसके बाद है किरदार। किरदार का मतलब एक्टर। किरदार सबसे अहम चीज़ है। किरदार सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि सारा काम, सारा दारोमदार किरदार पर ही डिपेंड करता है। किरदार किस तरह के हाव भाव करता है, कैसे नाटक करके दिखाता है, क्या उसका एक्शन रहने वाला होता है, सब कुछ किरदार पे ही डिपेंड होता है। किरदार का मतलब होता है एक्टर, किरदार करने वाले, ठीक है। चौथा होता है मुकालमा। मुकालमे ने डायलॉग्स, क्योंकि एक ड्रामे में सबसे अहम चीज़ क्या होती है? डायलॉग। क्या होती है? डायलॉग। डायलॉग सबसे अहम चीज़ हुआ करती है। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, बताओ किसका डायलॉग है? शोले का डायलॉग है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डायलॉग हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, और वही चीज़ क्या होती है? इंसान को हमेशा के लिए याद रह जाती है। तो ड्रामे के लिए मुकालमा बहुत ही ज़्यादा अहम कारआमद होता है। मुकालमे से पता लगता है ड्रामे का लेवल क्या है, किस तर्ज पर ड्रामा लिखा गया है। मुकालमा ड्रामों के लिए बहुत ही अहमियत रखा करता है। फिर बात करते हैं दोस्तों मौसीकी। मौसीकी का मतलब होता है म्यूज़िक। ड्रामे में तो म्यूज़िक होता ही होता है, आपको पता है, फिल्मों में, टीवी सीरियल्स वगैरह में म्यूज़िक होना ज़रूरी है। बिना बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह के उसमें वो भाव प्रकट नहीं हो पाते हैं, जो आप उसमें बताना चाहते हैं। और आखिरी है बसरी मवाद यानी विजुअल कंटेंट। बसरी मवाद का मतलब है जो चीज़ें वहाँ पर अशिया इस्तेमाल की गई है,
जिन चीज़ों को वहाँ पर साजो सजावट के लिए रखा गया है उसी को बसरी मवाद कहेंगे। अब मैं वापस चलता हूँ दोस्तों एक बार ऊपर। एक मैंने बताया वाकया, वाकये को आप क्या बता सकते हैं, प्लॉट। क्या बता सकते हैं, प्लॉट। इसी को वाकया प्लॉट एक ही चीज़ है। दूसरा है किरदार, मैंने भी बताया किरदार। तीसरा है मुकालमा, मुकालमे जो मुकालमा। मरकजी ख्याल, मरकजी ख्याल को हमने क्या नाम दिया है, नफ्स मजमून। क्या दिया है, नफ्स मजमून। बात एक ही है, नाम थोड़े हेरफेर हैं, ठीक है। उसके बाद है मौसीकी और आरइश, मैंने मौसीकी को मौसीकी लिखा है और आरइश को मैंने लिखा है बसरी मवाद। बसरी मवाद, उसी को आरइश आप कह सकते हैं। मैं चाहता तो नाम चेंज कर सकता था, लेकिन क्या एग्जाम में इन चीज़ों को नाम फेरबदल कर दिए जाते हैं ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। तो आपको वो 6 भी याद रखना, ये 6 भी याद रखना। ये 6 वही हैं, थोड़ी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है, 6 वही हैं जो अरस्तु ने बताए हैं। सॉरी, अरस्तु ने नहीं यार, हाँ अरस्तु ने ही बताए हैं, अरस्तु ने बताया हिंदुस्तान के इतिहास, ठीक है। तो ये ड्रामे क्या कहलाएंगे दोस्तों, अज्जाए तरकीबी कहलाएंगे। अब इन सभी का डिटेल में बहुत सारा बयान है, लेकिन मैं वीडियो को बहुत लेंथी नहीं करना चाहता। प्लॉट के बारे में आप जानते हैं, प्लॉट किसे कहते हैं, जो तरतीब है जहाँ से कहानी शुरू होती है, जहाँ पर कहानी एंड होती है, कैसे कैसे कहानी में वाकयात आने वाले हैं, उन वाकयातों को एक तरतीब देना, एक सिस्टमेटिक देना प्लॉट के झेल में आता है। दूसरा है नफ्स मजमून, यानी मरकजी ख्याल, किस ख्याल के ऊपर, किस फॉर्म के ऊपर, चाहे वो तरबिया है, खुशी के माहौल है, गम के माहौल है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, वो सब चीज़ें नफ्स मजमून में पेश की जाती है। उसके बाद है किरदार, किरदार मतलब एक्टर, सारा दारोमदार एक्टर पर होता है जो काम करके दिखाता है, क्योंकि एक्टर ही इसकी जान होते हैं। एक्टर का करना दिखाना, तो उसकी एक्टिंग लगनी चाहिए बिल्कुल रियलिस्टिक, कि सब कुछ के साथ हकीकत में हो रहा है, ये चीज़ दिखाना ही ड्रामे की जान कहलाता है। फिर है मुकालमा, मुकालमे ने डायलॉग, डायलॉग भी ड्रामे के लिए अहमियत रखते हैं। फिर है मौसीकी, मौसीकी ने संगीत, म्यूज़िक भी ड्रामे के लिए बहुत ज़्यादा अहम तरीन चीज़ है। म्यूज़िक के बगैर ड्रामे में वो चीज़ नज़र नहीं आती है, वो एन्जॉयमेंट नज़र नहीं आता जिसके लिए लोग वहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद है बसरी मवाद, जिसको मैंने बताया विजुअल कंटेंट, जो भी वहाँ पर अशिया का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ प्रदर्शन के तौर पे स्टेज पर जो चीज़ सजावट के रूप में इस्तेमाल की जाती है, वो बसरी मवाद दोस्तों कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रामा की वहदतें। ड्रामा की वहदतें कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। वहदत अमल, वहदत मका और वहदत ज़मा। वहदत अमल, वहदत मका, वहदत ज़मा, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं, क्योंकि वो चीज़ तो मैं आपको बता चुका था, इन को पढ़ के बता देता हूँ ताकि आप चीज़ों में ज़्यादा इधर उधर ना भाग नहीं जाएं। सबसे पहली चीज़ है वहदत अमल। क्या चीज़ है, देखिए। अरस्तु का ख्याल है कि ड्रामे में सिर्फ एक ही अमल की नकल होना चाहिए जो वाहिद और मुकम्मल हो। उसके अज्जा इस तरह बाहम और मरबूत हो, मरबूत कहते हैं संयुग्म, संयुक्त जोड़, आपस में जुड़े हुए, गठित, मरबूत यानी गठित हों कि अगर उनमें से किसी एक की भी तरतीब बदल दी जाए या उसे खारिज कर दिया जाए तो पूरा अमल तबाह हो जाएगा या बिल्कुल बदल जाएगा। वहदत अमल, अमल का मतलब एक्शन समझ लीजिए कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, एक्शन। क्या है, एक्शन। यानी उस माहौल में, स्टेज पे जो आप घटना दिखा रहे हैं, जो इंसिडेंट आप दिखा रहे हैं या जो एक्ट आप करके दिखा रहे हैं, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स का यूज़ किया जा रहा है, हर एक का डायलॉग, हर एक का एक्शन बहुत ही ज़्यादा अहम होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर एक का भी डायलॉग, एक का किरदार हम वहाँ से हटा दें तो वो जो एक्शन है वो पूरा अधूरा नजर आए। क्या नजर आए, अधूरा। हर एक का वहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक का वहाँ पर, हर एक का एक्शन वहाँ पर होना क्या है, ज़रूरी है। सभी का संयुक्त लेवल ही, सभी का गठन होना ही उसको क्या करता है, एक संयोगी चीज़ बनाया करता है। दूसरा है वहदत मका और तीसरा है वहदत ज़मा। दोनों ही एक जैसी हैं, आपने ज़मीर में भी चीज़ें पढ़ी होगी। वहदत मका क्या है, ड्रामे में सिर्फ एक ही मकाम की अक्कासी करनी चाहिए, उसमें मुख्तलिफ मकामात की अक्कासी नहीं होनी चाहिए, यानी स्टेज पर सिर्फ एक ही मकाम बनाया जाए। दूसरी चीज़ बड़ी खतरनाक वाली है, अगर आपने जंग का हाल बयान किया है तो जंग का ही पूरा स्टेज जंग के लिहाज से ही तैयार किया जाए। ऐसा नहीं है कि अगर आप थोड़ी देर में आप जंग का सीन दिखाने वाले हैं, फिर थोड़ी देर में आप घर का सीन दिखाने वाले हैं, थोड़ी देर बाद बादशाह के महल का सीन दिखाने वाले हैं, तो सोचिए ड्रामे में इतनी चीज़ों को बार बार अरेंज करना, ड्रामे में इतनी चीज़ों को बार बार सजाना संवारना कितना मुश्किल काम होगा। ये बहुत ज़्यादा, कहते हैं पर्दा गिरता है फिर दूसरा सीन, पर्दा गिरता है फिर तीसरा सीन, ऐसे अलग अलग सीन बाद में उसमें पेश आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है और बहुत ज़्यादा परेशान ज़्यादा होता है, इंसान बैठा नहीं रह सकता इतनी देर तक वहाँ पर। तीसरा है दोस्तों वहदत ज़मा। ड्रामे में अमल की इतनी ही देर अक्कासी होनी चाहिए जितनी देर का वो ड्रामा है। लेकिन अगर ड्रामा 2 घंटे का है तो ड्रामाई वाक़यात भी 2 घंटे के ही होने चाहिए।
ड्रामे में बीच में फिजूल का गैप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? गैप नहीं होना चाहिए, या ड्रामे में फिजूल की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके शॉर्ट एंड स्वीट बातों को ही वहाँ पर पेश किया जाना चाहिए। ये ड्रामे की 3 क्या है? वहदत है। क्या है? वहदतें शामिल की जाती हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वहदत को ना पढ़े तो भी चलेगा, बस आप रफली आइड रख लेना। अब है दोस्तों ड्रामा की अक़साम, ये आपको याद रखना है। मुख्यतया ड्रामा की 2 अक़साम होती है, एक होती है अलमिया, एक होती है तरबिया। अलमिया बना है अलम से, तरबिया बना है तरब से। अलम का मतलब होता है दुख, तरब का मतलब होता है खुशी। तो ड्रामे 2 होते हैं, एक अलमिया एक तरबिया, एक दुखी वाला एक खुशी वाला। तो अलमिया को बोलते हैं ट्रेजेडी, तरबिया को बोलते हैं कॉमेडी। इसका मतलब ड्रामा की 2 अक़साम है, कौन सी? ट्रेजेडी और कॉमेडी। इसके बाद ड्रामा की अक़साम और भी हैं, ओपेरो है, बिटलिस्क है, बहुत सारे हैं, लेकिन 2 आपको सबसे ज़्यादा अहम याद रखनी है। कौन सी? कॉमेडी और ट्रेजेडी, अलमिया और तरबिया। मैं पढ़ के बता देता हूँ, उसके अलावा 7-8 और भी हैं, सब बारी बारी को पढ़े बता देंगे। वो सब आपको सिर्फ नाम याद रह जाए तो ही बहुत है, लेकिन आपको 2 के बारे में तो जानना ही क्या चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अलमिया के बारे में। किसके बारे में? अलमिया के बारे में। अलमिया वो ड्रामा होता है जिसका अंजाम गम और रंजो मलाल पर होता है, यानी दुख पर होता है। और इस ड्रामे का प्लाट गम के वाक़यात पर मबनी होता है और इसमें आला तबके के किरदार शामिल होते हैं। अरस्तू ने इसे कथा रस का नाम भी दिया है। ये मगरिब में ड्रामा की आला किस्म समझी जाती है। आला किस्म, ये सैड जोन वाला जो है बहुत ज़्यादा आला किस्म समझी जाती है। हंसाना कॉमेडी करना बहुत ईजी चीज़ होती है। असल चीज़ वो है कि आप अपने एक्सप्रेशन से अगले को दुखी कर दो, उसको ऐसा रियलाइज होने लग जाए कि सब कुछ कैसे चल रहा है, हकीकत में चल रहा है, जबकि सब कुछ क्या हो, एक नाटक हो। इतना ज़्यादा उसको क्रिएटिव बनाना, ये सबसे आला दर्जे का ड्रामा माना जाता है। आपने देखा हो पुराने लोग तो ऐसे थे जो फिल्में देखते देखते रोने ही बैठ जाते थे। देखा पुराने लोग जानते हैं जो फिल्में देखते थे और सैड जोन आते थे, सैड सीन आते थे, रोने ही बैठ जाते, और ले हीरोइन भाग गई, और ले हीरो मर गया, है ना, ऐसे सीन होता था। तो पुराने ज़माने से चलता था, लेकिन क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा हो कि सबको रियलिस्टिक नज़र आए। ये होता है अलमिया, जिसका खात्मा दुख पर हो, जिसका खात्मा रंज पर, मलाल पर, ऐसा इसका एंड हो, वो अलमिया ड्रामा कहलाता है। दूसरा है दोस्तों तरबिया। कौन सा है? तरबिया मतलब होता है कॉमेडी ड्रामा। इसी तरह तरबिया ड्रामे का अंजाम हंसी का नसीर हो गया दोस्तों यार, हंसी खुशी के साथ होता है। और तरबिया में अलमिया ड्रामे के बरक्स गाफ्ता और हल्के फुल्के में जिंदगी के मज़हिक पहलू को मौजू बनाया जाता है। इस ड्रामे में खुशी और मसरत पैदा करने वाले वाक़यात को पेश किया जाता है। तरबिया में उमूमन हीरो अपनी मुश्किलात पर गालिब आ जाता है, यानी कॉमेडी लेवल पर यह होता है कि हीरो की जो परेशानियां होती है, हीरो जिन हालात से दो चार होता है, वो सभी चीज़ों से क्या हो जाता है, बर आ जाता है। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा? कॉमेडी ड्रामा कहलाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। इनके अलावा ड्रामे की और भी अक़साम होती हैं, जैसे फार्स, ओपेरो, बर्लेस्क और रेडियो ड्रामा, टेलीविज़न ड्रामा वगैरह वगैरह और भी। ठीक है, तो हम बारी बारी इनके बारे में पढ़ लेते हैं, याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नाम याद रखना ज़रूरी है कि फार्स क्या है, ड्रामे की एक अक़साम है, इन दो के अलावा भी, लेकिन इन दो को हाईली माना जाता है। कॉमेडी, ट्रेजेडी, आलमिया, तरबिया ही आपको मैंने क्या याद रखने होते हैं। ठीक है, ये एक किस्म का तरबिया ड्रामा ही है जिसमें मज़े का खेज़ फ़ौकुल फ़ितरी वाक़यात होते हैं, जिनकी वजह से ड्रामे के किरदार ख़ुद परेशानियों और उलझनों से दो चार करके नाजरीन के लिए हंसी का मौका फ़राहम करते हैं। अवाम में ड्रामे की ये किस्म बहुत मकबूल है, बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सी? फार्स। फार्स का मतलब फालतू चीज़ें, फ़ौकुल फ़ितरी काल्पनिक चीज़ों को इस तरह दो चार होना, उससे परेशान उनसे उलझने पैदा करना कि देखने वाले को मज़ा आ जाए। इसका एक उदाहरण मैं देख सकता हूँ, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। ये इसका क्या है? फार्स ड्रामे का उदाहरण, एक तरह का ड्रामा ही क्या है, एक तरह का ड्रामा है। बात करते हैं ओपेरा। दूसरी कौन सी? ओपेरा। ओपेरा एक संजीदा और रोमानी ड्रामा है जिसमें किस्सा और संगीत होता है, और उन्हीं की मदद से उसे मुख्तलिफ ड्रामाई मराहिल जमा है मरहले की, मरहला यानी होता है चरण, अलग अलग चरण से गुजारा जाता है। ओपेरा की कामयाबी का सारा दारोमदार मौसीकी पर होता है। ओपेरा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? मौसीकी, संगीत बहुत ज़्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ओपेरा एक मंजूम ड्रामा होता है जिसे कहानी और प्लॉट आलमिया भी हो सकता है और तरबिया भी, दोनों तरह का हो सकता है।
लेकिन फार्स सिर्फ कॉमेडी होता है। ड्रामे की फ़ज़ा और माहौल जुज़वी या कुल्ली तौर पर गनाइत मौसीकियत का हामिल होता है। ड्रामा की ये किस्म भी बड़ी कदीम है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। कौन सी? ओपेरा। कौन सी? आपने देखा होगा ना, एक लेडी होती है ओ करके आवाज़ निकालती लंबी सारी, ठीक है, कंटिन्यू एक अजीब सा साउंड निकालती है। ओपेरा कभी ना नेट पे सर्च करना, आपको देखने बड़ा हंसी आएगी, लेकिन होता है वो सैडली जोन पे ज़्यादातर। ओपेरा के बाद दोस्तों दूसरा है बर्लेस्क। क्या है? बर्लेस्क। ये एक मज़ाहिया ड्रामा है। उमूमन इसमें संजीदा ड्रामों, अफसानों या नज़मों की पैरोडी ड्रामाई अंदाज में पेश की जाती है, या फिर किसी संजीदा और अहम मसले को गैर संजीदा और मज़ही का खेज़ बना दिया जाता है। एक लफ्ज़ दोस्तों इसमें आया है पैरोडी। क्या है? पैरोडी। पैरोडी सिंफ भी हुआ करती है, और कुछ दिन पहले कमेंट भी आता था पैरोडी किसे कहते हैं। पैरोडी क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए मैं आपके सामने कोई संजीदा बात हो, किसी संजीदा बात को, चाहे वो नस्र हो या नज़्म हो, उसका मजाक बना देना क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पैरोडी। क्या कहलाएगा? पैरोडी। जैसे एक सबक है गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में, हालांकि गालिब साहब इंतकाल फरमा चुके थे, उसके बाद वो लिखा गया था। वो एक पैरोडी है। वो क्या है दोस्तों? एक पैरोडी है। उसमें फैज़ अहमद फैज़ को गैज़ अहमद गैज़ नाम दे दिया, ठीक है, किसी को क्या नाम दे दिया, किसी का क्या नाम रख दिया, और सभी का मजाक बना दिया पूरे मज़ाहिया तौर पे। और पढ़ते पढ़ते लास्ट आते तो आपको भी हंसी आने लग जाएगी। एक कबूतर उड़ 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 फुड़ फुड़ फुड़, इस तरह के उसमें अल्फाज हैं। आपने पढ़ा होगा, शायद 12th क्लास का चैप्टर है गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में। तो वो क्या है? पैरोडी है। संजीदा बातों को, सिंसियरिटी वाली चीज़ों को हंसी मजाक बना देना, चाहे नस्र हो या नज़्म हो, पैरोडी कहलाती है। और उसी पैरोडी का जो ड्रामा होता है उसे बर्लेस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्लेस्क। अब है मेलोड्रामा। ये तो सुना ही होगा आपने, मेलोड्रामा। ड्रामे की एक कदीम सूरत है, बहुत पुरानी सूरत है, कब से चला आ रहा है। इसमें शायरी और मौसीकी का बहुत अमल दखल होता है, और इसकी फ़ज़ा रोमानी और जज्बाती होती है, रोमांटिक होता है। ड्रामे का अंजाम उमूमन तरबिया होता है, खुशहाली पर गुजरता है। मेलोड्रामा यूनानी लफ्ज़ मेलोस बामानी मौसीकी और फ्रांसीसी लफ्ज़ ड्रामा से मिलकर बना है। किरदारों की खुद कलामी भी मेलोड्रामा में पाई जाती है। ड्रामे की ये किस्म मोहब्बत और अकीदत के इजहार की मौजू तरीन है। इश्क मोहब्बत वाले ड्रामे में किए जाता है मेलोड्रामा, यूँ समझ लीजिए आप, जिसमें संगीत वगैरह सब कुछ हुआ जाता है। अब अजीब नाम है यकबाबी ड्रामा। क्या है? यकबाबी ड्रामा। नाम याद रखना, इसका मतलब भी याद रखना। यकबाबी ड्रामा का मतलब होता है वन एक्ट प्ले। क्या होता है? वन एक्ट प्ले। ज़्यादातर ड्रामे क्या होता है? एक ड्रामा का एक सीन होता है, फिर पर्दा गिरता है, फिर दूसरा सीन होता है, फिर पर्दा गिरता है, फिर पर्दा हट जाता है, फिर तीसरा सीन होता है, ऐसे होता है। यकबाबी ड्रामा होता है वन प्ले एक्ट। एक पर्दा लगता है और एक बार में ही पूरा ड्रामा होता है, ड्रामा खत्म होती है, पर्दा गिर जाता है। एक ही सीन में, एक ही एक्ट में पूरा होने वाला यकबाबी ड्रामा कहलाता है। यकबाबी ड्रामे में किसी एक कहानी को इख्तिसार के साथ पेश किया जाता है, शॉर्ट संक्षिप्तीकरण के साथ पेश किया जाता है। ये ड्रामे 15 से 20 मिनट, मात्र 15 से 20 मिनट या एक घंटे तक होते हैं। 15-20 मिनट, इससे लास्ट 1 घंटे तक, उससे ज़्यादा बड़ा ड्रामा नहीं होता है। और ये बगैर वक्फे के पेश किए जाते हैं। इनके बीच में कोई वक्फा नहीं होता है, कोई एडवर्टाइज वगैरह में नहीं आता है, इसके बीच में कोई गैप नहीं लिया जाता है। यकबाबी ड्रामा कहलाता है। उसके बाद है रेडियो ड्रामा। कौन सा ड्रामा दोस्तों? रेडियो ड्रामा। ये ड्रामे समई होते हैं। समई कहते हैं सुनने की ताकत को, श्रवणीय। कैसा है? श्रवणीय। ये ड्रामे समई होते हैं, इसलिए रेडियो ड्रामे को द थिएटर ऑफ द ब्लाइंड्स कहते हैं अंधों को, यानी अंधों का थिएटर कहा जाता है। इसमें किरदारों को माइक के सामने मुकाले बोलने के लिए कलाम बोलने होते हैं, और मुकालमों में जान डालने के लिए अपनी आवाज़ के उतार चढ़ाव का सहारा लेता है। इन ड्रामों में मौसीकी का अहम रोल होता है, जिसके ज़रिए सामाईन के दिल में मुख्तलिफ जज्बात उभारे जाते हैं। यानी क्या होता है? इसमें बोलने वाले अपनी आवाज़ों से इस तरह के एक्सप्रेशन प्रेस करते हैं। हंसी है तो हंस के बताते हैं, यानी कॉमेडी सीन चल रहा है, कभी रो के बताते हैं, यानी सैड सीन चल रहा है, या कभी चिल्ला कर बताते हैं, यानी एंग्री सीन चल रहा है। ऐसी चीज़ें अपने आवाज़ में उतार चढ़ाव साथ पेश करते हैं। साथ में एक बैकग्राउंड साउंड भी चलता रहता है, जिससे सुनने वाले को ये पता लगता रहता है कि सीन कैसा चल रहा है। बिना साउंड के, बिना बैकग्राउंड साउंड के हम बात समझ नहीं पाते हैं। हालांकि इसे अंधों के लिए है, क्योंकि आदमी तो नॉर्मली देख कर ही ड्रामे देखता है। अब आखिरी है टेलीविज़न ड्रामा। कौन सा है दोस्तों? टेलीविज़न ड्रामा। ये समई व बसरी ड्रामे होते हैं, देखते भी हैं, सुन भी सकते हैं। इनको पहले शूटिंग की जाती है, बाद में टीवी पर नश्र किया जाता है। आज सबसे ज़्यादा टेलीविज़न के लिए ही ड्रामे लिखे जाते हैं। मौजूदा दौर में ये एक बहुत बड़ी सनअत बन चुकी है, जो लोगों के लिए तफरीह का ज़रिया बन चुकी है। ये एक बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है, बहुत बड़ा व्यवसाय बन चुका है। कौन सा?
टीवी ड्रामा। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कायम हो चुकी है इसके पीछे और कमा के लोग खाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। ठीक है, ड्रामे में क्या क्या चीज़ें होती है, ड्रामा के अज्ज़ाए तरकीबी कितने होते हैं, ड्रामा की वहदतें कितनी होती है, ड्रामा की अक़साम कितनी होती है, सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब बयान करते दोस्तों ड्रामा का आगाज़ बढ़ते का, ड्रामा शुरू कहाँ से हुआ। ड्रामा शुरू कहाँ से हुआ, ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा हो चुका है, कुछ बातें रह गई है, आपके लिए ये जानना भी क्या है ज़रूरी है। हम रफली पढ़ लेते हैं, जो कन्फ्यूज़न होगी आपको क्लियर कर देंगे। हिंदुस्तान में सबसे पहले ड्रामे संस्कृत ज़बान में लिखे गए। किस में लिखे गए? संस्कृत ज़बान में। ये बात आप भी जानते हैं, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जो ज़बान है कौन सी है? संस्कृत है। और कहीं ना कहीं संस्कृत से ही सारी ज़बानों की उत्पत्ति हुई है, सारी ज़बान आगे से निकली है। देखा जाए तो आगे उर्दू भी इसी ज़बान के आगे से बढ़ते बढ़ते आगे आई है। उर्दू हिंदी क्या है? बहन है आपस में। कालिदास के संस्कृत ज़बान में ड्रामे बहुत अहम थे। किसके? कालिदास के। उर्दू में ड्रामे का आगाज़ नवाब वाजिद अली शाह से होता है। किससे होता है? नवाब वाजिद अली शाह से होता है। ड्रामा का आगाज़ लखनऊ से ड्रामा का आगाज़ हुआ। वाजिद अली शाह अवध के बादशाह ने मुख्तसर ड्रामा लिखा। ड्रामा कौन सा था? राधा कन्हैया का किस्सा। 1841 और 42 मैंने दोनों लिखे हैं। 41 और 42 में इख्तलाफ है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको 42 ही करना है। अगर आपने किसी किताब में देखा है, नेट पे देखा, कहीं भी देखा है, तो प्लीज़ बार बार कमेंट करके तंग मत करना। 1842 ही ऑथेंटिक है, आपको बिना किसी झंझट के 1842 ही कर देना है। कहीं कहीं मैंने 45 भी देखा है वो, क्योंकि आपके डेट के लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो रहे थे, तो 45 भी देखा है मैंने, 45-46 भी देखा है, 41-42 भी देखा। आपको 42 ही करना है। राधा कन्हैया का किस्सा कब लिखा गया? 1842 में। बिल्कुल दिमाग से हटा लीजिएगा। इस ड्रामा के स्टेज के लिए बादशाह ने रहस खाना कैसरबाग में बनवाया, जिसमें हसीन लड़कियां, साजिंदे, गवैये, एक्टर, मुलाजिम रखे गए। सबको नौकरी में रखा गया। किसके लिए? गाने बजाने वालों को, हसीन लड़कियों को ड्रामा को तैयार करवाने के लिए। एक रहस खाना कहते हैं, नाच गाने का जगह स्टूडियो होता है ना, नाच गाने के लिए उसे रहस खाने कहते हैं। कैसरबाग में बनवाया। इसे अफसाना इश्क भी कहा जाता है। प्रोफेसर मसूद हुसैन खां की तहकीक के मुताबिक ये उर्दू का पहला ड्रामा है। और मसूद हुसैन खां कौन है? बहुत ही बड़े तनकीद निगार हैं, नक्काद हैं, उर्दू के बहुत बड़े मुहक्किक हैं। ठीक है, ये मंजूम अंदाज में लिखा गया था और ये शाही महल में खेला गया था। मंजूम यानी नज्म वाले अंदाज में लिखा गया था। ये बात तो आप जानते हैं। आपसे कोई पूछे ड्रामा किसकी सिन्फ है, नस्र की या नज्म की, तो आप क्या बताएंगे? नस्र की असनाफ में से, नज्म की असनाफ में से नहीं है। लेकिन ये ड्रामा उस ज़माने में मंजूम अंदाज में लिखा गया था। इसके बाद आगा हसन अमानत लखनवी ने उर्दू ड्रामे का बाकायदा आगाज़ किया। उन्होंने 1852 में इंद्र सभा के नाम से ड्रामा लिखा। इंद्र सभा किसका लिखा है? ये सवाल पूछा जा सकता है। कब लिखा गया है? ये पूछा जा सकता है। आपको सवाल घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं। ये ड्रामा 1854 में कलकत्ता के मटिया बुर्ज में पेश किया गया था। मसूद हुसैन खां के मुताबिक ये पहला अवामी ड्रामा है। वो जो ड्रामा था वो सिर्फ बादशाहों के लिए था, राजा महाराजा लोग थे, उसी अपने महल में ही रखा गया था ड्रामा, और महल में ही खेला गया था। महल के लोगों के लिए, स्पेशल लोगों के लिए रखा गया था। लेकिन इंद्र सभा जो ड्रामा था वो अवामी ड्रामा था, आम लोगों के लिए ड्रामा रखा गया था। 1854 में इसको कैसर बाग में खेला गया। ये भी मंजूम अंदाज में लिखा गया था, जो कि नवाब वाजिद अली शाह के दौर में लिखा गया था। इसकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह क्या थी? अवाम पसंद के गीत थे। लोगों को पसंद आ जाए ऐसे इसमें गाने रखे गए थे। गीत मतलब गाने ही है। उस ज़माने में गाने का रिवाज स्टार्ट नहीं था, फिर गाने आने लगे तो लोगों को मज़ा आ गया। और इतना ज़्यादा आज के टाइम में गाने का कितना क्रेज़ है, ये बात अच्छी तरह आप जानते ही हैं। हर इंसान को तो कोई ईयरफोन कान में ठूंस के पड़ा जाता दिन भर। ये ड्रामा बेहद मकबूल हुआ। इसकी तकलीद यानी इसकी पैरवी बहुत से लोगों ने की और उसी तर्ज पर ड्रामे भी लिखे गए। ये ड्रामा देखकर लोगों को पता, इन लोग इंस्पायर हुए और आगे जाकर लोगों ने इसको देख देख कर ड्रामा लिखना शुरू कर दिया। तब सबसे पहले इंद्र सभा के नाम से वहाँ पर ड्रामा लिखा गया। मुदारी लाल ने भी इंद्र सभा के नाम से ड्रामा लिखा, इंद्र सभा ही नाम रखा उसने भी। ड्रामा इंद्र सभा के किरदार क्या थे? इसमें कुल 8 किरदार थे, टोटल 8 एक्टर थे। इस ड्रामे का मरकजी किरदार राजा इंद्र और सब्ज परी थे। मरकजी किरदार कौन थे? राजा इंद्र और सब्ज परी। इस ड्रामे के अहम किरदारों में कौन कौन थे? याद रखना, आसानी से याद हो जाएगा। एक थी लाल परी, दूसरी थी पुखराज परी। लाल परी, पुखराज परी, तीसरी थी सब्ज परी और चौथी थी नीलम परी। तो 4 तो परियां ही हो गई, लाल परी, पुखराज परी, सब्ज परी और नीलम परी। 4 तो याद हो जाएंगे। फिर छठे से याद करेंगे काला देव और बाद में रखेंगे लाल देव और काला देव। तो 4 परियां थी, 2 थे देव, लाल देव और काला देव। और उसके बाद राजा इंद्र इसके अहम किरदारों में शामिल थे। याद हो जाएगा। इंद्र सभा में कौन थे? राजा इंद्र और सब्ज परी। फिर बात करेंगे 4 परियों के बारे में।
पहले करेंगे 4 परियों के बारे में। लाल परी और सब्ज परी, एक लाल परी सब यानी हरी परी होती है, ठीक है। नीलम परी, पुखराज परी, 4 तो ये हो गई। फिर लाल देव और काला देव, काला नहीं काला देव, कौन सा देव? काला देव। 1864 में इसको मुंबई में पेश किया गया। वहाँ इसकी तकलीद में मुख्तलिफ कंपनियाँ कायम हुई जिनकी तादाद उमूमन 19 थी। जब ये ड्रामा पेश हुआ दोस्तों, जब ड्रामा मंजर आम हुआ, लोगों के सामने आया, तो लोगों को लगा यार ये अच्छा बिजनेस है, ये अच्छा बिजनेस, बढ़िया कमाई हो सकती है इसके अंदर। तो लोगों ने क्या किया, 1864 में मुंबई में जब ये पेश किया गया, तो मुंबई ही आप जानते हैं फिल्म सिटी मुंबई को ही माना जाता है, तो 1864 से वो फिल्म सिटी बनी हुई है। तो सबसे पहले ड्रामे वहाँ पर हुए और लोगों ने तकलीद की, इसकी पैरवी की और लोगों ने ड्रामे खेलना स्टार्ट कर दिया। उस ज़माने में काफ़ी सारी कंपनियाँ कायम हो गई, उमूमन यानी ऑलमोस्ट 19 कंपनियाँ के नाम सामने आते हैं, ज़्यादा भी कम भी हो सकती हैं, 19 के नाम आ जाते हैं। इनमें ज़्यादातर पारसी लोग थे। कौन से? पर्शियन लोग थे। पारसी लोगों ने ड्रामे स्टार्ट किए थे। पारसी थिएट्रिकल कंपनी की जानिब से पहला ड्रामा खुर्शीद 1870 में लिखा गया। पारसी थिएट्रिकल कंपनी की जानिब से पहला ड्रामा कौन सा लिखा गया? खुर्शीद लिखा गया, जो कि 1870 में लिखा गया। ड्रामा खुर्शीद के लिखने वाले ऐदलजी घोरी थे। कौन थे? ऐदलजी घोरी थे, नाम भी याद रखना। इन कंपनियों का मकसद उर्दू ड्रामे को तरक्की देना नहीं बल्कि सिर्फ पैसा कमाना था। ये भी ध्यान रखें, इनको जब पता लगा ये अच्छा बिजनेस है, अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उन्होंने बिजनेस के रूप में इसको शुरू किया, ना कि इसलिए कि उर्दू ड्रामे को हम परवान चढ़ाएंगे, उर्दू में नाम होगा, है ना। दूसरी सिंफ में लोगों ने गज़ल लिखी है, मर्ची लिखी है, मसनवी लिखी है, हमारा भी नाम होगा, ऐसा कुछ नहीं था। इनको सिर्फ पैसा कमाना था पारसी लोगों को। और आज ही पारसी लोग बहुत ज़्यादा रिचेस्ट पार्टी हैं बहुत सारे। इस गलत रविश को ख़त्म करने वाले ड्रामा निगारों में बेताब, तालिब, एहसन लखनवी और आगा हशर काश्मीरी का नाम अहम है। इन लोगों ने कहा पैसा कमाना कुछ नहीं होता है, किसी सिंफ को फ़रोग देना भी एक बहुत बड़ा काम हुआ करता है। इन लोगों ने सिंफ को आगे बढ़ाने का काम किया। किन लोगों ने? जो नाम मैंने आपको बताया, बेताब, तालिब, एहसन लखनवी और आगा हशर काश्मीरी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एहसन लखनवी के बारे में। किसके बारे में? एहसन लखनवी के बारे में। क्यों करेंगे ये वजह बताते हैं आपको। ये अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी से वाबस्ता थे, उससे ज्वाइंट थे। उन्होंने उर्दू ड्रामे की स्टेज से शेक्सपियर को आराधना कराया। शेक्सपियर बताया शेक्सपियर क्या चीज़ थी, ये बात उर्दू ड्रामे में उन्होंने शामिल की। उन्होंने उनके ड्रामों का उर्दू में तर्जुमा किया। किसके ड्रामे? शेक्सपियर के। जानते हैं शेक्सपियर कौन है? बहुत ज़बरदस्त ड्रामा निगार हैं। जिनमें कौन कौन से ड्रामे हुए? जिनमें खून नाहक हैमलेट का तर्जुमा है, शहीद वफा ओथेलो का तर्जुमा है, बज़्म फ़ानी रोमियो जूलियट का तर्जुमा है, और दिलफराश कॉमेडी ऑफ एरर्स का तर्जुमा आपने किया है। किन्हें? एहसन लखनवी ने। लेकिन इतना करने के बाद भी उर्दू थिएटर का बाबा आदम रतन जी ठोटी को कहा जाता है। रतन जी ठोटी को क्या कहा जाता है? उर्दू ड्रामे का क्या कहा जाता है? बाबा आदम कहा जाता है। दूसरा नाम है दोस्तों तालिब बनारसी। कौन है? तालिब बनारसी। तालिब बनारसी ये विक्टोरिया कंपनी से वाबस्ता थे। इससे कबल उर्दू ड्रामे मंजूम अंदाज में लिखे जाते थे। इन्होंने नस्र में सबसे पहले ड्रामे लिखने का रिवाज कायम किया। तो आपसे ये पूछा जाए सबसे पहले नस्र में ड्रामे किसने लिखे, तो नाम क्या बताएंगे? तालिब बनारसी। इनके ड्रामों में लैलो निहार, दिल बरो दिल शेर, नाजा, निगाह गफलत वगैरह वगैरह भी नाम ले सकते हैं। तीसरा नाम लेंगे हम दोस्तों पंडित नारायण प्रसाद बेताब। पंडित नारायण प्रसाद बेताब, सिर्फ बेताब ही नाम दिखता है सब जगह, पूरा नाम है पंडित नारायण प्रसाद बेताब। ये तालिब के शागिर्द थे और ये अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी से वाबस्ता थे। इनके ड्रामों में कदीम हिंदुस्तान की तारीख मिलती है। इनके अहम ड्रामे हैं रामायण, कृष्ण सुदामा, फरेब मोहब्बत, हुस्न फिरंग, अमृत, गोरख धंधे इनके ख़ास ड्रामे हैं। कत्ल नज़ीर बेताब का पहला और सबसे मकबूल ड्रामा है। कौन सा? कत्ल नज़ीर। आपके लिए जो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट वाला वो है आगा हशर काश्मीरी। आगा हशर काश्मीरी, कश्मीर के रहने वाले नहीं हो, कन्फ्यूजन मत रहना। आगा हशर काश्मीरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये बस याद रखना, तीनों के लिए ही। आगा हशर काश्मीरी, इनको उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। कन्फ्यूजन कहाँ हो जाएगी आपको? एहसन लखनवी ने शेक्सपियर के ड्रामों का क्या किया है? कन्वर्जन किया है, उनके ड्रामों को ट्रांसलेट किया है, तर्जुमा किया है। फिर भी एहसन लखनवी को शेक्सपियर नहीं कहा जाता। उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उर्दू का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आगा हशर काश्मीरी को ही कहा जाता है। इन दोनों बातों से आप कंफ्यूज
नहीं हूँ। इनका पहला ड्रामा है आफ्ताब मोहब्बत था, जो कि सिर्फ 8 दिन में ही लिख दिया गया था, और वो भी जब आपकी उम्र महज 18 बरस की थी। आप 18 साल के थे आगा अशर काश्मीरी, तब उन्होंने पहला ड्रामा लिख दिया था, वो भी सिर्फ 8 दिन में, और ड्रामे का नाम क्या था? आफ्ताब मोहब्बत। ये भी अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी से वाबस्ता थे, और इसी कंपनी से वाबस्ता होने के बाद उनका पहला ड्रामा असीर हिर्स था। असीर हिर्स हिर्स कहते हैं लालच को, असीर कहते हैं कैदी को, लालच में कैद इंसान को। उन्होंने बहुत ही अहम ड्रामे उर्दू में लिखे हैं, जिनमें खूबसूरत बला, तुर्की हूर, यहूदी की लड़की, बहुत शानदार ड्रामा है, पढ़ा चुके हैं आप, चाहे तो 12th वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहूदी की लड़की, आँख का नशा, सिल्वर किंग, सफ़ेद खून, रुस्तम सोहराब और सैयद हवस अहम है। रुस्तम सोहराब कौन है? पहलवान है किसी ज़माने के, बाप बेटे हैं शायद, जाता मेरा ख्याल है। एक नाम है सिल्वर किंग, एक बहुत ही अजीम शख्सियत ने इस सिल्वर किंग को सलूर कंग पढ़ दिया था। तो उन्होंने शिकायत ये की थी, गलत पढ़ने की वजह सिर्फ ये थी, उन्होंने शिकायत ये की थी सर उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश होने चाहिए, क्योंकि हम अब तक सिल्वर किंग को ना जाने क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं। तो उनकी बात बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, उनकी बात से सहमत हूँ इस बात से कि हाँ ऐसा होना चाहिए, उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश लगाने चाहिए। लेकिन आप खुद देखिए, उर्दू में ज़बर ज़ेर पेश लगा कर अगर टाइप किया जाएगा तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जितनी देर में पूरा मैटर टाइप हुआ है, इसमें ज़बर ज़ेर पेश लगाने बैठ गया तो ये मैटर टाइप करने में 3 से 4 दिन और लग जाएंगे, और आपकी ये जो आपका कोर्स 2 महीने में कराना है वो 2 साल तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सिल्वर किंग क्या लिखा दोस्तों? सिल्वर किंग। आगा अशर काश्मीरी के बाद जिन हजरात ने इस रिवायत को आगे बढ़ाया, उनमें इश्तियाक अहमद कुरैशी, सैयद आबिद हुसैन, दत्तारिया, मोहन कैफ़ी और मोहम्मद मुजीब अहम है। मोहम्मद मुजीब भी आपको दूसरे याद रखना है आगा अशर काश्मीरी के बाद, इम्पॉर्टेंट। तो बात करते हैं दोस्तों बात की बात, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन ये एक अहम तारीख़ी शख्स हैं। उन्होंने इस्लामी तहजीब की तारीख़ को नुमायाँ किया है। उन्होंने पर्दा गफलत के नाम से एक ड्रामा लिखा है, इसमें इस्लामी मुआशरत की हकीकी अक्कासी की है। इस्लामी मुआशरत, इस्लामी सामाजिक, इस्लाम के बारे में इन्होंने ड्रामे लिखे हैं और बिल्कुल हकीकत की अक्कासी की है। ये सबसे पहले जर्मनी यानी बर्लिन से 1925 में शाया हुआ था। दूसरा नाम लेते हैं इश्तियाक अहमद कुरैशी। ये अपने ड्रामों में सादा और सलीस ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इनके ड्रामों में इस्लाही रंग ज़्यादा है। ये बात को कहते कहते लेक्चरबाजी पर उतर आते हैं, लेकिन इनका मकसद क्या है? इस्लाही यानी लोगों में त्रुटि सुधार, समाज सुधार वाली बात कह सकते हैं। इश्तियाक अहमद कुरैशी के अहम ड्रामों में गुनाह की दीवार, मुस्लिम असवद, फांसी, सैद ज़बूर और हमराज, अंजाम के नाम अहम हैं। किनके हैं दोस्तों? इश्तियाक हुसैन कुरैशी। फिर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए दूसरा, क्योंकि काफ़ी सारे चैप्टर में मोहम्मद मुजीब के, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब पूरा इनका नाम है, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। इनके भी बहुत सारे ड्रामे हैं, आप 10th वाली क्लास में, 12th वाली क्लास में इनके चैप्टर देख सकते हैं। ये बच्चों की नफ्सियात के माहिर थे, बच्चों की नफ्सियात के माहिर हैं, यानी बाल मनोविज्ञान से बहुत ज़्यादा समझ रखते थे। ये जामिया मिलिया के वाइस चांसलर भी रहे हैं। इन्होंने तकरीबन 8 ड्रामे लिखे हैं, खेती, खाना जंगी, आजमाइश, हुब्बुल वतनी, हीरोइन की तलाश, एक शाम और आओ ड्रामा करें। आजमाइश बहुत शानदार ड्रामा है। इस ड्रामे को 10th क्लास की किताब नवाए उर्दू में प्रकाशित किया जा चुका है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर होता है दोस्तों आपका टॉपिक एंड। कुछ चीज़ें हैं मैं हमेशा छोड़ देता हूँ PDF वालों के लिए, आज मैं पूरा पढ़ देता हूँ कि वीडियो इतना बड़ा नहीं हुआ अभी। चंद उर्दू ड्रामा निगार और उनके ड्रामे। सबसे पहले बात करते हैं आगा अशर काश्मीरी की। आगा अशर काश्मीरी के ड्रामे कौन कौन से हैं? आफ्ताब मोहब्बत, सैद हवस, असीर हिर्स, ख्वाब बस्ती, खून नाहक, यहूदी की लड़की, मार आस्तीन, जिहाक, ठंडी आग, सिल्वर किंग, रुस्तम और सोहराब, दिल की प्यास, आँख का नशा, खूबसूरत बला, भारत मुनि, श्रवण कुमार, भागीरथ कथा, शहीद नाज, दाव पेच, सफ़ेद खून, पहला प्याला, नीली छतरी, दाम हुस्न, खुद परस्त, शेर की गरज, सीता बनबास, अनोखा मेहमान, हिंदुस्तान और मदर मुरली शाम जवानी, ऐसे कुछ नाम हो, मदर मुरली शाम जवानी।
उसके बाद दूसरा नाम है पंडित नारायण प्रसाद बेताब, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इनके ड्रामे कौन से हैं? फरेब मोहब्बत, रामायण, जहरीला सांप, कृष्ण सुदामा, कत्ल नज़ीर, गोरखधंधा। उसके बाद नाम है एहसन लखनवी, फिरोज़ा, गुलनार, दिल फिरोज़, चलता पुर्जा, हयात अनीस, हैमलेट, गुलजार, भूल भुलैया। शेक्सपियर के ड्रामों का उर्दू तर्जुमा भी एहसन लखनवी ने ही किया था। उसके बाद नाम है रौनक बनारसी। इनका है रौनक बनारसी पारसी विक्टोरिया थिएट्रिकल कंपनी के खास ड्रामा निगारों में से थे। इनके ड्रामों में लैला मजनू, बद्र मुनीर, बेनज़ीर, तिलिस्म ज़हरा, अंजाम उल्फत, नक्श सुलेमान, चमेली गुलाब, संगीन, बकौली वगैरह, ये इनके अहम ड्रामे हैं। बात करते हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की, तो खेती, खाना जंगी, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम, दारा शिको, आजमाइश, जज्बा खातून वगैरह वगैरह। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे कौन से हैं? अनारकली, गुंगी जोरू, जहां आरा, चचा छक्कन, कमरा नंबर 5 और पृथ्वीराज, कुर्तबा का काजी। कुर्तबा क्या है? दरगाह है, मस्जिद है वगैरह। उसके बाद सबसे अहम नाम जो है दोस्तों, हबीब तनवीर। कौन है हबीब तनवीर? ये भी आपको याद रखने हैं। हबीब तनवीर के ड्रामे कौन से हैं? चरणदास चोर, आपने नाम भी सुने होंगे, आगरा बाजार, मिट्टी की गाड़ी, मेरे बाद, देख रहे हैं नैन, जहरीली हवा, राही, गांधी, मंजिल तो नहीं, सरदार, हीरो हीरालाल वगैरह वगैरह। हबीब तनवीर को भी आपको याद रखना है। सादत हसन मंटो, इन्होंने भी ड्रामे लिखे हो। कानून की हिफाजत, कमीशन, गाफ गम, एक मर्द, 2000 साल, इस मझदार में, मिस्टर दिसलवा, 3 उंगलियां, तोहफा वगैरह। मोहम्मद नूर इलाही ने लिखे हैं नानक सागर, जफ़र की मौत, जान ज़राफ़त, 3 टोपियाँ, रूह सियासत वगैरह। हकीम अहमद शुजा ने क्या लिखा है? कारवां हयात, बाप का गुनाह, आखिरी फ़िरौन, जांबाज नामी, भारत का लाल वगैरह। बेगम आबिद हुसैन ने लिखे हैं इफ़्फ़त, बुनियादी हक, ज़िंदगी के खेल वगैरह। डॉक्टर आबिद हुसैन ने लिखे हैं पर्दा गफलत, सात खेल और बाकी ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेमचंद ने भी ड्रामा लिखा है करबला। कौन सा लिखा है? करबला। अब्दुल माजिद ने लिखा है जूदो पशेमा, माइल दहलवी का झांसी की रानी, चकबस्त का कमला, कृष्णचंद्र का दरवाजे खोल दो, ब्रजमोहन दत्तारिया कैफी का राजा राज दुलारी और मुरारी दादा, फजलुर रहमान का हशरातुल अर्ज, दुनिया के लोग, हशरातुल अर्ज, ख्वाजा अहमद अब्बास का गुलाब की वापसी। यहाँ पर सारा नाम होता है एंड। अब 2 चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि अब ये सब चीज़ें लिखा दी कर दी, सब मामला हो गया। अब देखिए एंड क्यों हुआ, ख़त्म क्यों हुआ, वो चीज़ आपको लास्ट में बता देते एक बार। इनके बाद आगा अशर काश्मीरी, अहमद अली हकीम, अहमद शुजा, मिर्ज़ा हादी रसवा, अब्दुल हलीम शरर, मुंशी प्रेमचंद, अब्दुल माजिद दरियाबादी, इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामे की रिवायत को आगे बढ़ाया। आज़ादी के बाद ड्रामा निगारों में हबीब तनवीर, प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद शफ़ी दहलवी, इब्राहिम यूसुफ, आगा बाबर, जावेद इकबाल, इब्राहिम जलीस, उपेंद्रनाथ अश्क, इशरत रहमानी, प्रकाश पंडित, जाहिदा जैदी, कुदसैद जैदी, अनवर आज़म, सागर सरहदी, इस्मत चुगताई, रिफ़अत सरोश, जीलानी बानो वगैरह शामिल हैं। और यहाँ बात करेंगे हम ख़त्म। 20वीं सदी की इब्तदा में ड्रामे की जगह रेडियो ड्रामों को और टीवी फिल्मों ने ले ली। थिएट्रिकल ड्रामे का रिवाज कम हो गया। ड्रामे के फ़न को ज़िंदा रखने के लिए आज़ादी के बाद और दिल्ली में इदारा हिंदुस्तानी थिएटर कायम हुआ। भरतनाट्य संघ कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बनाई। संगीत नाटक अकादमी 1952 में हुकूमत हिंद की जानिब से कायम हुई। और इस तरह दोस्तों ड्रामे का चलन बिल्कुल करते करते आज बिल्कुल बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। रामलीला वगैरह पहले खूब रामलीला होती थी, करती थी, वो सब भी ड्रामे एक तरह क्या है, ड्रामा है। एक राम बनता था, एक रावण बनता था, एक सीता बनती थी और वो सब चीज़ों को एक्ट करके बताते थे। ये सब क्या है दोस्तों, ड्रामा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ड्रामे से रिगार्डिंग
ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने इसमें छोड़ दिया हो, आपको नहीं बताया हो। ड्रामा से रिगार्डिंग जितनी भी बातें इसमें सारी की सारी मैंने शामिल कर ली है और उम्मीद करता हूँ फर्स्ट ग्रेड से लेकर थर्ड ग्रेड तक सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई कमी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं इससे बेहतर वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। रोज़ाना 4 बजे क्लास आती है तो प्लीज़ आप क्लास को ज्वाइन रखिएगा। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ नीचे कुछ लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी है, अल्लाह हाफिज़ करके जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी है, मेरी बातों से बहुत ज़्यादा एलर्जी मैं जानता हूँ, पर जो बच्चे मोहब्बत रखते हैं, जो इसमें मोहब्बत रखते हैं वो अभी तक बैठे हैं मेरी बातें सुनने के लिए, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम ही की जो अब तक बैठे हैं मेरी बात सुन रहे हैं उन तमाम ही की तमाम दुआओं को कबूल करे और आपको जायज़ जो आपकी हक़ है आपको आपका हक़ दिलाए, यानी आपको जॉब पे ज़रूर लगवाए। आपके लिए ज़्यादा स्पेशल मेरी दुआ है। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ, शानदार कंटेंट के साथ। आप यूँ ही हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।